हेलो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं हम लोग चर्चा कर रहे थे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के विषय में। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। अब हम उन्हीं पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं नाभिकीय ऊर्जा। अणुओं के विखंडन से टूटने से हमें क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब आप सोच रहे हो कि नाभिकीय ऊर्जा के जिनसे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ऐसे कुछ तत्वों के नाम लिखने हैं तो थोरियम और यूरेनियम ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हमें नाभिकीय ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। हाल ही के वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उभरा है। ठीक, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज थोरियम और यूरेनियम है। आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि नाभिकीय ऊर्जा के स्रोतों के रूप में या नाभिकीय ऊर्जा जिनसे हमें प्राप्त होती है उनमें कोई दो खनिजों का नाम लिखिए, तो आप थोरियम, यूरेनियम, एंटीमनी ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हमें किसकी प्राप्ति होती है, परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति होती है या नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक, अब आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ आपका इनके निक्षेप पाए जाते हैं। यूरेनियम निक्षेप धारवार शैलों में पाया जाता है। तो जो यूरेनियम का निक्षेप है वो धारवार शैलों में पाया जाता है। ठीक, धारवाड़ शैलों में हमें यूरेनियम की क्या होती है, ये प्राप्ति होती है। और भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंहभूमि तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलता है। सिंहभूमि, ठीक, झारखंड का एरिया है, उसमें जहाँ तांबे की पट्टी है, जहाँ से तांबे की प्राप्ति होती है, उसी के समीप हमें इसकी प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू आदि जिलों में भी यानी यूरेनियम हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाया जाता है। हिमाचल प्लस महाराष्ट्र आदि राज्यों में हमें इसकी प्राप्ति होती है। अब राजस्थान में वो स्थान उदयपुर, अलवर, ठीक, और आपके झुंझुनू, वो स्थान है जहां से हमें राजस्थान में किसकी, यूरेनियम की प्राप्ति होती है। ऐसे मध्य प्रदेश में दुर्ग वो जिला है, वो स्थान है जहां से हमें किसकी, यूरेनियम की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार आपको याद रखना महाराष्ट्र का भंडारा और हिमाचल प्रदेश का कुल, और महाराष्ट्र का भंडारा वो स्थान है, वो क्षेत्र है जहां से हमें यूरेनियम की प्राप्ति होती है। ठीक, और थोरियम मुख्यतः केरल, थोरियम की जो मुख्यतः प्राप्ति है वो केरल राज्य में थोरियम की क्या होती है, प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में भी क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा ऐसे स्थान है जहां से हमें थोरियम की प्राप्ति होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा, ठीक, ये वो खनिज पदार्थ हैं जिनसे हमें नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यूरेनियम और थोरियम।
अब थोरियम केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों से प्राप्त होता है। यूरेनियम हमें धारवाड़, सैलों से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र आदि राज्यों से प्राप्त होता है। इनमें भी कुछ स्थान बेटा आपको याद रखने, जैसे उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, दुर्ग, कुल्लू और भंडारा, ये वो क्षेत्र हैं जो हमें अलग अलग राज्यों से किसकी प्राप्ति करते हैं, अलग अलग राज्यों से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। आज आपको याद रखना कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 ईस्वी में की गई थी। इस दिशा में प्रगति करने के लिए 1954 ईस्वी में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद भी, लेकिन इसमें तेजी आई, वो 1954 के बाद आई। ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना के बाद इसमें भारत में क्या आई? तेजी आई। और 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया। और जो ये आपका ट्राम्बे है, इस क्षेत्र को 1967 में नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में क्या कर दिया गया? पुनः नामित किया गया। महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं तारापुर, महाराष्ट्र। ठीक, भारत में कुछ परमाणु ऊर्जा संस्थान क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन कौन से? तारापुर, कैगा, नरोरा, तारापुर, कैगा, नरोरा, कल्पक्कम, रावतभाटा आदि महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। यहां से आपको एक नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत में जो भारत का मानचित्र है उसमें कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को प्रदर्शित कीजिए। तारापुर, कैगा, नरोरा और आपका कल्पक्कम और रावतभाटा, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्या है भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। बेटा आप सोच रहे हो ये तारापुर किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर आपको याद रखना है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कैगा कर्नाटक राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में ये परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। कल्पक्कम आपको याद रखना है तमिलनाडु और रावतभाटा राजस्थान। ठीक, ये वो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं जो जिस राज्य में स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त काकरापाड़ा कहाँ पर? गुजरात राज्य में महत्वपूर्ण एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। बेटा तो आप लोग नाभिकीय ऊर्जा को ध्यान से समझेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि कोई दो खनिज पदार्थों का नाम लिखिए जिनसे हमें परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आप यूरेनियम, थोरियम ऐसे खनिज पदार्थों का नाम लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि थोरियम की प्राप्ति वाले किसी एक केंद्र का नाम लिखिए। तो आप केरल या आंध्र प्रदेश या उड़ीसा का नाम लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में दो ऐसे स्थानों का नाम लिखिए जहां से हमें यूरेनियम की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आदि नाम आप लिख सकते हैं। इसके आगे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखेंगे 1948 ईस्वी में की गई थी। ठीक, आगे आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणु ऊर्जा के कोई दो केंद्रों के नाम लिखिए। ठीक, तो आपको तारापुर, कैगा, नरोरा, कल्पक्कम, रावतभाटा किन्हीं में से इनमें से कोई दो नाम लिख सकते हैं। साथ ही आप ये भी पूछ सकता है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आप राज्य का नाम उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं। तो बेटा आगे हम चल रहे हैं सौर ऊर्जा।
ऊर्जा के विषय में आप जानते हैं, सूरज की किरणों से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसको हम सौर तप या सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जिस विधि से, ठीक, सूरज की किरणों को ऊष्मा में, ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वो है आपकी फोटोवोल्टाइक। ये तकनीक है जिसके द्वारा हम सूर्य ऊर्जा को, सूर्य की ऊष्मा को क्या करते हैं, ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन दो प्रक्रमों को बहुत ही प्रभावी माना जाता है वे है फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी। अन्य सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है। यह लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूलन और निर्माण में आसान है। ठीक, अन्य अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों को आप देखेंगे तो सौर ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा इनमें सबसे सस्ती और पर्यावरण अनुकूलन के अनुरूप है। सौर ऊर्जा कोयला और तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। साथ ही यह सामान्य हीटरों, फसल शुष्कों, कुकर्स आदि जैसे उपकरण में अधिक प्रयोग की जाती है। भारत के पश्चिमी भागों में गुजरात व राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं। भारत के गुजरात और राजस्थान ऐसे दो प्रमुख राज्य हैं जहां पर सौर ऊर्जा की अधिक संभावना है। तो बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की कोई दो ऐसे राज्य लिखिए, किसी एक ऐसे राज्य का नाम लिखिए जहां पर सौर ऊर्जा की अधिक संभावना है। तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात और राजस्थान भारत के जो पश्चिमी हिस्से में स्थित दो राज्य हैं, वहां पर सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, बहुत संभावना है। इसी प्रकार आगे आपको पढ़ना है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा को आप जानते हैं ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त होती है और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है, कभी समाप्त न होने वाला स्रोत है, क्योंकि जैसे ही पवन चलेगी तो हम उसको क्या करेंगे, ऊर्जा में परिवर्तित कर देंगे। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जो आपकी पवन की गतिज ऊर्जा होती है, आपको याद रखना है, पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पवन की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आप लोग याद रखेंगे टरबाइन, यानी टरबाइन की सहायता से, टरबाइन के माध्यम से हम लोग पवन की गतिज ऊर्जा को या पवन की ऊर्जा को किसमें बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं या बदल सकते हैं। भारत ने पहले से ही पवन ऊर्जा का उत्पादन आरंभ कर दिया था। इसके पास एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें 45 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 250 वायु चलित टरबाइनें स्थापित की जानी है। भारत सरकार
इस ओर प्रयास कर रही है। और ये एग्जाम्पल इस बात का प्रमाण है जो ये आपको ये बताता है कि हम लोग या भारत सरकार किस प्रकार इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का प्रयास कर रही है। ठीक, आगे 12 अनुकूलन स्थानों विशेष रूप से सागर तटीय क्षेत्रों में लगाई जाएंगी। गैर परंपरा ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत के तेल के आयात बिल के भार को कम करने के लिए पवन ऊर्जा को विकसित करना। हम लोग जो खनिज तेल है उसको आयात करते हैं, आयात पर निर्भर है, और जिससे बहुत बड़ी मात्रा में हमारी विदेशी मुद्रा क्या होती है, खर्च होती है। तो विदेशी मुद्रा के जो भार है उसको कम करने के लिए भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि पवन ऊर्जा का विकास किया जाए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको विद्युत ऊर्जा में बदला जाए। हमारे देश में पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावना क्षमता 50,000 मेगावाट की है। तो हम लोग पवन ऊर्जा से प्राप्त कर सकते हैं, उसकी मात्रा है 50,000 मेगावाट। आपसे पूछा जा सकता है भारत में पवन ऊर्जा की संभावना कितनी है, तो भारत में 50,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की क्या है, संभावना है, जिसमें से 1/4 ऊर्जा को आसानी से काम में लाया जा सकता है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां हैं। कौन कौन से राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान आदि राज्य हैं जहां पर पवन ऊर्जा की अधिक संभावनाएं हैं। तो बेटा यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत में जो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों में पवन ऊर्जा है, तो पवन ऊर्जा को हम किस प्रकार विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, किसकी सहायता से? तो जो आप लोग याद रखेंगे टरबाइन की सहायता से। कितनी संभावना है? आपको ये भी पता है कि 50,000 मेगावाट की क्षमता हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही ऐसे कौन से राज्य हैं कि ये 1 या 2 राज्यों के नाम लिखना है जहां पर पवन ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा में संभावना है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां पर इस ऊर्जा की अपार संभावना है। आगे हम लोग ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा के विषय में चर्चा करेंगे। या ज्वार का मतलब आप समझते हैं महासागरीय धाराओं की गति ऊर्जा का अपरिमित भंडार है। आप जानते हैं कि जो सागर का जल है, सागर में तरंग चलती रहती है, इसका मतलब ये होगा ये ऊर्जा के असीमित भंडार है। इनसे हम बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर सकते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही अविरल ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के निरंतर प्रयास जारी है।